नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी पाठ्यक्रम कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक रसायन विज्ञान का अध्याय प्रथम रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के संश्लेषण, संगठन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। आइए अब हम रसायन विज्ञान के विकास की जानकारी लेते हैं। बच्चों, रसायन विज्ञान का विकास काफी प्राचीन है। भारत में कई महान वैज्ञानिक हुए हैं, जैसे नागार्जुन, कणाद, चक्रपाणी, जिन्होंने रासायनिक खोजों में और रसायन विज्ञान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए अब देखते हैं रसायन विज्ञान के महत्व को। रसायन विज्ञान का महत्व। रसायन विज्ञान का महत्व इन सभी क्षेत्रों स्वास्थ्य, सौंदर्य प्रसाधन, कृषि कार्य एवं उद्योग में है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का अत्यधिक महत्व है। कई असाध्य रोगों जैसे कैंसर, एड्स में रसायनों द्वारा निर्मित औषधियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें सिस्प्लेटिन, टैक्सोल तथा एजेटी है। सौंदर्य प्रसाधन। सौंदर्य प्रसाधन के कई साधन जैसे शैम्पू, साबुन, अपमार्जक, डिटर्जेंट, क्रीम, इन सभी का उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं जो रसायनों द्वारा निर्मित हैं। कृषि कार्य। रसायन विज्ञान का कृषि कार्यों में अत्यधिक महत्व है। उत्पादन क्षमता को बढ़ाने एवं गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कई तरीके के रसायनों जैसे उर्वरक एवं जीवनाशी व कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। उद्योग। उद्योग के क्षेत्र में कई तरीके के उद्योग जैसे प्लास्टिक उद्योग, पॉलीमर उद्योग, सेरेमिक उद्योग, सीमेंट उद्योग, इन सभी में रसायन विज्ञान के द्वारा ही उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाता है और रासायनिक सिद्धांतों को उपयोग कर ही उत्पादन किया जाता है। आइए अब द्रव्य के बारे में जानकारी लेते हैं। द्रव्य, मैटर, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, द्रव्य कहलाती है। उदाहरण पुस्तक, कलम, कुर्सी इत्यादि। बच्चों, जैसा कि अभी हमने द्रव्य की परिभाषा को देखा, अब हम द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में अध्ययन करेंगे। आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ ठोस, द्रव एवं गैसीय पदार्थों के चित्र दिखाए गए हैं। इन सभी चित्र में कणों की व्यवस्था को दिखाया गया है। ठोस में सभी कण अत्यधिक पास हैं, जबकि द्रव में कणों में कुछ रिक्त स्थान है और गैस के कणों में सबसे ज्यादा रिक्त स्थान है। अतः कहा जा सकता है कि ठोस का निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है, जबकि द्रव का आयतन तो निश्चित है पर आकार निश्चित नहीं है, और गैसीय पदार्थों का ना तो निश्चित आयतन है और ना ही निश्चित आकार है। तो आपने देखा कि द्रव्य क्या है और द्रव्य की अवस्थाएं क्या हैं। आइए अब देखते हैं द्रव्य का वर्गीकरण। आप चित्र में देख सकते हैं, द्रव्य को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, मिश्रण एवं शुद्ध पदार्थ। मिश्रण वह पदार्थ हैं जिनमें एक या अधिक पदार्थों के कण किसी भी अनुपात में उपस्थित होते हैं। मिश्रण को दो भागों में उप विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं, समांगी मिश्रण एवं विषमांगी मिश्रण। आइए अब देखते हैं समांगी मिश्रण किसे कहा जाता है। समांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिसमें उपस्थित सभी घटकों का संगठन समान होता है। उदाहरण जैसे
जल में बना नमक का मिश्रण एवं हवा इत्यादि। आइए अब देखते हैं विषमांगी मिश्रण किसे कहा जाता है। वह मिश्रण जिसमें उपस्थित घटकों का संगठन समान नहीं होता है विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। उदाहरण, जल में बना चॉक पाउडर का मिश्रण एवं जल में बना मिट्टी का मिश्रण इत्यादि। तो बच्चों, आपने देखा मिश्रण और उसके उपविभाजित समांगी मिश्रण एवं विषमांगी मिश्रण क्या है। आइए अब देखते हैं शुद्ध पदार्थ क्या है। शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ है जो एक ही प्रकार के कणों से अथवा एक से अधिक प्रकार के पदार्थों के कण जो कि निश्चित अनुपात में होते हैं के संयोजन से बनते हैं। इन्हें दो भागों में उपविभाजित किया जाता है, तत्व एवं यौगिक। तत्व जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं जैसे तांबा, लोहा इत्यादि। यौगिक वह पदार्थ हैं जिनमें एक या एक से अधिक प्रकार के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोजित रहते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, जल का अणु एवं कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। आइए अब जानकारी लेते हैं विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की एवं अणुओं के बारे में। बच्चों, आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर एवं सोडियम तत्वों के परमाणुओं को प्रदर्शित किया गया है। ये सभी तत्व एक दूसरे से भिन्न हैं और इन सभी के परमाणु भी एक दूसरे से भिन्न हैं। आप देख सकते हैं इनमें से कुछ परमाणु द्विपरमाणविक हैं और कुछ बहुपरमाणविक भी होते हैं। जैसे कि सेकेंड इक्वेशन में दिखाया गया है, दो हाइड्रोजन के परमाणु संयोजित होकर हाइड्रोजन का एक अणु बना रहे हैं। इसी तरह इक्वेशन थर्ड में दो ऑक्सीजन के परमाणु संयोजित होकर ऑक्सीजन का एक अणु बनाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा और सीखा कि किस तरह परमाणुओं और अणुओं का निरूपण किया जाता है। आइए अब देखते हैं यौगिक के अणु। जैसा कि मैंने आपको बताया, यौगिक में दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के अणु का निरूपण किया गया है। जल का अणु जिसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु से संयोजित है और कार्बन डाइऑक्साइड का अणु जिसमें कार्बन का एक परमाणु ऑक्सीजन के दो परमाणुओं से संयोजित है। तो आपने देखा बच्चों कि किस तरीके से तत्वों के अणु और यौगिक के अणु अलग होते हैं। तत्वों के अणुओं में परमाणु एकल घटक एवं द्विघटक या बहुघटक के रूप में उपस्थित रह सकते हैं, जबकि यौगिक में दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं। आइए अब देखते हैं द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन कैसे किया जाता है। अब देखते हैं द्रव्य के गुणधर्म एवं उनका मापन। द्रव्य के गुणधर्मों के आधार पर उन्हें दो भागों में बांटा जाता है, भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्मों में सामान्यतः रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक आदि को शामिल किया जाता है, जबकि रासायनिक गुणधर्म में पदार्थों के गुण, अम्लता, क्षारता एवं दहनता का अध्ययन किया जाता है। आपने देखा कि भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या है और द्रव्य इन गुणों के आधार पर कैसे एक दूसरे से अलग होंगे। आइए अब देखते हैं इनका मापन किस तरह से किया जाता है। यहाँ ये जानकारी आवश्यक है कि सभी वैज्ञानिक खोज का महत्वपूर्ण आधार मापन ही होता है, तो ये बहुत जरूरी है कि मापन यथार्थपरक एवं परिशुद्ध होना चाहिए। आइए अब हम वैज्ञानिक खोज की रोचक दुनिया में अपना पहला कदम बढ़ाते हुए भौतिक गुणधर्मों के मापन में प्रयुक्त पद्धतियों की जानकारी लेते हैं। भौतिक गुणधर्मों का मापन मुख्यतः
3 पद्धतियों को उपयोग में लाया गया। अंग्रेजी पद्धति, द इंग्लिश सिस्टम, मीट्रिक पद्धति, द मैट्रिक सिस्टम, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल, जिसे शॉर्ट में SI कहा जाता है। अंग्रेजी पद्धति एवं मीट्रिक पद्धति को पूर्व में उपयोग किया जाता था। अब मूलतः मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति का ही उपयोग किया जाता है। मात्रक की SI पद्धति में 7 आधारभूत भौतिक राशियों के लिए SI मात्रक दिए गए हैं। जैसे लंबाई के लिए मात्रक मीटर है, जिसका प्रतीक m है। इसी तरह अन्य भौतिक राशियां द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिकी तापक्रम, पदार्थ की मात्रा व ज्योति तीव्रता के लिए राशियों के लिए प्रतीक, उनके मात्रक एवं SI मात्रक के प्रतीक चिन्ह आप इस सारणी में देख सकते हैं। आइए अब जानकारी लेते हैं कुछ गुणक की। कई बार जब हम गणनाएं करते हैं तो उसमें मल्टीपल्स एवं सब मल्टीपल्स जैसे गुणक एवं उपगुणक का यूज करते हैं और उनमें कई पूर्वलग्नक लगे रहते हैं। इसे इस सारणी में दिखाया गया है, हम उन्हीं के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि 10 की घात -24 पे पूर्वलग्नक यॉक्टो है, इसका संकेत y है। इसी तरह से अन्य घातांक और उनके गुणक के पूर्वलग्नक जैप्टो, एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा व योटा है। इन सभी के गुणक एवं संकेत आप इस सारणी में देख सकते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरीके से SI पद्धति में 7 आधारभूत भौतिक राशियों के प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, उनके मात्रक दिए गए हैं और उनके लिए गुणक और उनके पूर्वलग्नक का हमने सारणी के माध्यम से अध्ययन किया। आइए अब देखते हैं एक प्रश्न जिसकी सहायता से हम इसे आसानी से समझ सकेंगे। प्रश्न में रिक्त स्थान को भरना है। 1 किलोमीटर बराबर डैश मिलीमीटर बराबर डैश पिकोमीटर। इसका हल करते हैं। 1 किलोमीटर की राशि 1000 मीटर के बराबर है। 1 मीटर की राशि 100 सेंटीमीटर के बराबर है और 1 सेंटीमीटर की राशि 10 मिलीमीटर के बराबर है। इसे हम एक साथ गुना करते हुए इस तरह से लिख सकते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 गुणा 100 गुणा 10 मिलीमीटर। इसे संयोजित रूप से 10 की घात 6 मिलीमीटर कहा जाता है। 1 मीटर में 10 की घात 12 पिकोमीटर होते हैं और इसे अगर 1 किलोमीटर में निरूपित किया जाए तो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। 1000 गुणा 1/10 की घात -12 पिकोमीटर, जिसको सरल करने पर हमारा परिणाम 1 किलोमीटर बराबर 10 की घात 15 पिकोमीटर आता है। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह पूर्वलग्नक को उपयोग में लेते हुए हमने इस प्रश्न को सरल किया। बच्चों, आइए अब हम कुछ भौतिक राशियों के बारे में अध्ययन करते हैं और उनके मापन की जानकारी लेते हैं। किस प्रकार प्रयोगशाला में उनका मापन किया जाता है। मापन पर चर्चा करने से पहले हम द्रव्यमान एवं भार को परिभाषित करते हैं। द्रव्यमान किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की कुल मात्रा है, जबकि वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्व बल है। द्रव्यमान एक स्थिर राशि है, जबकि भार
गुरुत्व में परिवर्तन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित हो जाता है। द्रव्यमान एवं भार की परिभाषा की जानकारी लेने के बाद अब हम देखते हैं प्रयोगशाला में किस तरीके से द्रव्यमान एवं भार का यथार्थ व परिशुद्ध मापन किया जाता है। आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ एक तुला का चित्र दिया गया है जिसे वैश्लेषिक तुला कहा जाता है। इसके माध्यम से किसी भी पदार्थ के परिशुद्ध एवं यथार्थ द्रव्यमान को मापित किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं आयतन, वॉल्यूम। किसी भी पदार्थ के आयतन को उसके द्वारा घेरे जाने वाले स्थान से परिभाषित किया जा सकता है। आयतन को समझने के लिए हम दिखाए गए घन के चित्र को अच्छी तरह से समझते हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ एक बड़े घन का चित्र दिया गया है जिसमें स्तंभों में 10-10 घन को दिया गया है। एक फलक पर 10 स्तंभ है, एक स्तंभ में 10 छोटे घनक हैं। एक घनक की भुजा 1 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी एक फलक 10 सेंटीमीटर के बराबर है। इसी तरह से अगर एक छोटे घन का आयतन देखा जाए तो वो 1 सेंटीमीटर क्यूब अर्थात 1 ml के बराबर है, और अगर पूरे घन के सभी फलक को मिलाकर आयतन देखा जाए तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, जिसे 1000 ml कहा जा सकता है अथवा 1 डेसीमीटर क्यूब कहा जा सकता है। इसी तरह 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर है। तो बच्चों, आपने देखा कि आयतन की राशियां किस तरह से एक दूसरे में परिवर्तित है और इन्हें कैसे समझा जा सकता है। सेंटीमीटर क्यूब, मिलीलीटर, डेसीमीटर क्यूब एवं लीटर में क्या संबंध है, इसे हमने इस चित्र के माध्यम से समझा। आइए अब देखते हैं प्रयोगशाला में किसी भी विलयन का आयतन लेने के लिए किन उपकरणों का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, कुछ उपकरण ब्यूरेट, पिपेट, अंशांकित सिलेंडर, आयतन मापी फ्लास्क। आप बच्चों देख सकते हैं, इन चित्र में कुछ मार्क दिए गए हैं। ये मार्क प्रदर्शित करते हैं कि हमें किस मार्क तक विलयन को दिए गए उपकरण में भरना है और उनका क्या मात्रक आएगा। जैसा कि ब्यूरेट में एक पैमाना दिया गया है जिसमें 0 से लेकर 50 तक के अंश अंकित हैं। ये सभी मिलीलीटर में है। पिपेट में मात्रा 25 मिलीलीटर दी गई है। इसी तरह अंशांकित सिलेंडर में 10 से लेकर 100 मिलीलीटर तक के मार्क दिए गए हैं। इसकी सहायता से हम किसी भी विलयन का एक निश्चित आयतन मापित कर सकते हैं। और आयतन मापी फ्लास्क, इसका उपयोग विलयनों की एक निश्चित मात्रा को बनाने के लिए किया जाता है। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से प्रयोगशाला में विभिन्न उपकरणों के माध्यम से आयतन को मापित किया जाता है। आइए अब जानकारी लेते हैं अगली भौतिक राशि घनत्व की। घनत्व किसी पदार्थ का घनत्व ये जानकारी देता है कि उस पदार्थ के कण कितने पास पास व्यवस्थित हैं। सरल भाषा में हम कह सकते हैं किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। घनत्व का सूत्र द्रव्यमान बटा आयतन है। घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। पर बच्चों, ये बहुत अधिक मात्रा में है। इतना अधिक मात्रा में हम प्रयोगशाला में रसायनों का उपयोग नहीं करते हैं, अतः इसका उपयोग ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में किया जाता है। आइए अगली भौतिक राशि ताप पर चर्चा करते हैं। ताप, टेम्परेचर। ताप को मापने के 3 पैमाने हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एवं केल्विन। आइए
अब इन पैमानों में संबंध देखते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस पैमाने में संबंध निम्नलिखित सूत्र से निरूपित किया जा सकता है। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इसी तरह केल्विन और सेल्सियस पैमाने में संबंध को निम्न सूत्र से निरूपित किया जा सकता है। केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। आइए अब इसे समझने के लिए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न 35 डिग्री सेल्सियस ताप को डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने में परिवर्तित कीजिए। इसका हल करने के लिए सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं, जो कि डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 है। इसमें दिया गया डिग्री सेल्सियस का मान रखने पर यह 9/5 गुणा 35 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 हो जाता है। इसे और अधिक हल करने पर परिणाम 95 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है, जो कि हमारा उत्तर है। आइए अब एक दूसरे प्रश्न का हल ढूंढते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस ताप को केल्विन पैमाने में परिवर्तित कीजिए। हल देखने के लिए सबसे पहले हम सूत्र का निरूपण करते हैं। केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। दिए गए मान को डिग्री सेल्सियस की जगह रखने पर केल्विन बराबर 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 आता है। इसका हल करने पर परिणाम 298.15 केल्विन आता है। तो बच्चों, आपने सीखा किस तरह से ताप का मापन किया जाता है और उनके पैमानों को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। आइए अब अध्याय का एक नया टॉपिक, मापन में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। कई बार जब हम गणना करते हैं तो प्रायोगिक गणनाओं के साथ साथ सैद्धांतिक गणनाओं में आंकड़े जो लिए जाते हैं वो काफी अधिक राशि में होते हैं, जिनका बार बार गणनाओं में सरल संचालन संभव नहीं होता है। अतः इनके लिए कई तरीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे वैज्ञानिक संकेतन। आइए वैज्ञानिक संकेतन के बारे में जानकारी लें। इसे स्क्रीन पर दिखाए अनुसार प्रदर्शित किया जा सकता है। कैपिटल N गुणा 10 की घात स्मॉल n। यहाँ स्मॉल n एक चरघातांक है। इसका मान धनात्मक एवं ऋणात्मक हो सकता है, जबकि कैपिटल N का मान 1.000 और 9.999 के मध्य कोई भी संख्या हो सकता है। कैपिटल N को डिजिट टर्म भी कहा जाता है। आइए अब इसे समझने के लिए एक प्रश्न का हल ढूंढते हैं। प्रश्न 0.00016 को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। इसका हल करने के लिए सबसे पहले हम वैज्ञानिक संकेतन का निरूपण कर लेते हैं। जैसा कि कैपिटल N गुना 10 की घातांक स्मॉल n दिया गया है। आपने देखा कि कैपिटल N डिजिट टर्म में परिवर्तित करने के लिए हमने इस राशि में दशमलव संख्या को 4 स्थान दाहिने हाथ की तरफ खिसका दिया है। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि मैंने आपको बताया डिजिट टर्म की राशि 1.000 से 9.999 के बीच ही होनी चाहिए। आइए अब वैज्ञानिक संकेतन में कुछ गणितीय प्रचालनों को करते हैं, जैसे गुणा और भाग करना।
इसके लिए हम कुछ प्रश्नों का हल ढूंढेंगे। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। इसका हल करने के लिए हमने यहाँ राशि 5.6 गुणा 6.9 को एक साथ लिखा है, जबकि 10 को कॉमन ले लिया गया है और क्योंकि घातांक की बेस आधार राशि 10 है जो कि दोनों में उभयनिष्ठ है अर्थात कॉमन है, इसीलिए इस पे घातांकों को एक साथ जोड़ करके लिख दिया गया है। अगले चरण में हमने इन दोनों घातांक राशियों का योग किया, जिस पर 10 की घातांक 13 में यह परिवर्तित हो गया है। और अगले चरण में जब हमने 5.6 को 6.9 से गुणा किया है तो परिणाम 38.64 गुणा 10 की घातांक 13 आया है। पर जैसा कि हम जानते हैं और मैंने आपको बताया कि डिजिट टर्म की राशि 1.000 से लेकर 9.999 के बीच होनी चाहिए, इसीलिए हम इस राशि में दशमलव अंक को एक स्थान बाईं हाथ की तरफ स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे परिणाम 3.864 गुणा 10 की घातांक 14 हो जाता है। प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें 2.7 गुणा 10 की घातांक -3 बटा 5.5 गुणा 10 की घातांक 4 को दिया गया है। आइए इसका हल ढूंढते हैं। आपने देखा यहाँ जो स्टेप मैंने लिखी है इसमें 2.7 को 5.5 से विभाजित करते हुए दिखाया गया है और 10 की घातांक -3 और -4 लिखा है। बच्चों, ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि प्रश्न में दिखाई गई 10 की घातांक 4 जो कि हर में थी, उसको हम अंश में लेकर आए हैं, जिससे कि उसका साइन माइनस में बदल गया है। अब यहाँ हम जब इसका हल करते हैं तो 2.7 को 5.5 से विभाजित करने पर परिणाम 0.4909 आता है। साथ में गुणा में 10 की घातांक -7 जो कि ऊपर दिए गए चरण में -3 एवं -4 का योग करने पर प्राप्त हुआ है। क्योंकि दोनों ही साइन माइनस में है, इसीलिए इसका योग किया गया है। पर जैसा कि आपने देखा था, हम डिजिट टर्म 1.000 से 9.999 के बीच रखते हैं। अतः परिणाम लिखते समय हम दशमलव को एक स्थान दाहिने हाथ की तरफ स्थानांतरित करते हैं, जिससे कि परिणाम स्क्रीन पर दिखाए अनुसार 4.909 गुणा 10 की घातांक -8 में परिवर्तित हो जाता है। ये हमारा फाइनल परिणाम है। तो बच्चों, आपने देखा किस तरीके से हमने गुणा और भाग किया। आइए अब कुछ अन्य गणितीय प्रचालनों जैसे योग करना और घटाना को देखते हैं। इसके लिए हम एक प्रश्न लेते हैं और इसका हल ढूंढते हैं। आप देखते हैं कि प्रश्न 6.65 गुणा 10 की घातांक 4 8.95 गुणा 10 की घातांक 3 का हमें योग करना है। आइए इसका हल ढूंढते हैं। बच्चों, यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि जब घातांक राशियों का योग अथवा घटा किया जाता है तो उनके चर घातांक अथवा घातांक राशियां बराबर होनी चाहिए। आपने देखा प्रश्न में 8.95 के साथ गुणा राशि में घातांक 3 है, जबकि 6.65 के 10 की घातांक 4 है। अतः हल करते समय पहले हमें दोनों राशियों के घातांक राशि को बराबर करना होगा। इसके लिए हमने
प्रश्न में दी गई राशि 8.95 गुणा 10 की घातांक 3 को 10 की घातांक 4 में बदला है और इसके लिए हमने दशमलव बिंदु को एक स्थान स्थानांतरित किया है, जिससे आप देख सकते हैं यह 0.895 गुणा 10 की घातांक 4 में परिवर्तित हो गया है। अब हम आसानी से 10 की घातांक 4 को कॉमन लेकर इन राशियों का योग कर सकते हैं। आइए इनका योग करते हैं। आपने देखा परिणाम 7.545 गुणा 10 की घातांक 4 है। आइए अब एक अन्य प्रश्न जो घटा पे आधारित है का हल ढूंढते हैं। बच्चों, आपने देखा इसमें भी घातांक राशियां बराबर नहीं हैं, अतः घातांक राशियों को बराबर करने के लिए हम इन्हें दशमलव स्थान को स्थानांतरित करते हैं। आपने देखा कि 4.8 को बदलकर 0.48 किया गया है, यानी यहाँ दशमलव स्थान को एक अंक दाहिने हाथ की तरफ स्थानांतरित किया गया है, जिससे कि घातांक -3 से -2 में परिवर्तित हो जाती है। अब हम आसानी से 10 की घातांक -2 को कॉमन लेकर राशियों का घटा कर सकते हैं। 2.5 घटा 0.48 का हल करने पर परिणाम 2.02 गुणा 10 की घातांक -2 आता है। अतः आपने देखा कि किस तरह मापन की अनिश्चितता में हमने वैज्ञानिक संकेतन से प्रश्नों का हल करना सीखा और देखा कि किस तरह से बड़ी संख्याओं का सरलता से संचालन किया जा सकता है, जिससे सैद्धांतिक गणना करते समय हमें किसी तरीके की किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बच्चों, आज इस भाग में हमने सीखा रसायन विज्ञान क्या है, उसका विकास, महत्व, भौतिक राशियों के गुणधर्म, द्रव्य, द्रव्य की प्रकृति, द्रव्य की अवस्थाएं एवं द्रव्य का वर्गीकरण, भौतिक राशियों के मापन की पद्धति, कई भौतिक राशियों के बारे में जानकारी ली और हमने मापन की अनिश्चितता, वैज्ञानिक संकेतन के बारे में सीखा। आपने कई तरीके के प्रश्नों का हल ढूंढा और उनको समझा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का भाग आपको समझ आया होगा। अब मिलते हैं इस अध्याय के दूसरे भाग में। धन्यवाद।